बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन अहम खबरों के साथ हाजिर हैं। मईशत के हवाले से बात करेंगे। शरह सूद में इजाफे का IMF का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में शरह सूद में इजाफा होगा, जिसके बाद कारोबारी सरगर्मियां मजीद मुंजमद होने का खतरा है, क्योंकि जब तक आप बैंक से कर्ज नहीं लेंगे उस वक्त तक नया कारोबार शुरू नहीं होगा। क्या सूरत हाल बनेगी उसका भी जायजा लेंगे। इसके अलावा महंगाई का जो इंडेक्स है वो 41% तक पहुंच चुका है, जो पाकिस्तान में शायद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि महंगाई यहां तक पहुंच गई है। इसके अलावा एक बहुत अहम खबर है, वो खबर यह है कि स्टेट बैंक के साबिक डिप्टी गवर्नर, उनका एक इंटरव्यू था ब्लूमबर्ग के साथ, वो मैंने पढ़ा, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को जून और जुलाई में कसीर पैमाने पर कर्ज की अदायगी करनी है, गैर मुल्की कर्ज वापस करना है। लिहाजा पाकिस्तान को एक और IMF प्रोग्राम की जरूरत होगी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान एक तवील अरसे तक IMF के चुंगल में रहेगा, शिकंजे में रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी। IMF के कहने के मुताबिक हम सब्सिडीज वापस लेंगे, मुख्तलिफ अशिया की कीमतों के अंदर इजाफा करते रहेंगे। ये तो हो गया मईशत का मामला, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। सियासत की तरफ पहले आ जाते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे उस्मान डार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं। जेल भरो तहरीक की भी बात करनी है, और भी बहुत सारे मामला सियासी अदम इस्तेहकाम से मुतालिक है कि जिसने मईशत को नुकसान पहुंचाया है। अगले हिस्सों में मईशत पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उस्मान डार साहब। डार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डार साहब, ये फरमाइएगा कि आपके ऊपर एक खबर आपके हवाले से चली कि जब पंजाब के एंटी करप्शन ने आपको बुलाया तो आप मुल्क से बाहर चले गए, गो के आप मुल्क में वापस आ गए, तभी हम आपसे बात कर पा रहे हैं। तो ये अचानक किस मामले की बुनियाद पर आपको, आपके भाइयों को जो है पंजाब एंटी करप्शन ने बुलाया और एन उस मौके पे आपको बाहर जाना पड़ा? चंद रोज़ की एक कारोबारी मसरूफियत के लिए गया था पाकिस्तान से बाहर, और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कुछ चैनल्स जो बुग्ज़ इमरान खान कह लें या PTI या जो भी उनका एक एजेंडा है, और बगैर तस्दीक किए उन्होंने ख़बर नशर की जी कि शायद मैं पाकिस्तान से भाग गया हूँ। जिस तरह मेरे लीडर इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान है, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान डार का भी जीना मरना पाकिस्तान में ही है। और हम क्यों भागेंगे? हमने कोई डाके नहीं डाले, कोई करप्शन नहीं की। वो अलग बात है कि जिन केसेस की आप बात कर रहे हैं, जैली मुकदमात बनाए गए हैं, हमारे वर्कर राना जवेद को उठाते हैं और हरासा करते हैं, तशद्दुद करते हैं, टॉर्चर करते हैं, बेलबास करते हैं, फैमिली तक को थ्रेट करते हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट लेने के लिए। ने कोई गैर कानूनी काम किया है, कोई करप्शन किया और इसको पकड़ लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना पहले भागे थे ना अब भागेंगे, और इन तमाम मुकदमात का सामना भी करेंगे। और मैं न्यूज़ से इन तमाम अदारों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे एंटी करप्शन को, कि आपने जो भी इंक्वायरी करनी है ये पब्लिक में करें, मीडिया के सामने करें, अवाम के सामने करें, ताकि पता चले कि हमने क्या लूटमार की है। और वो लोग जिनके, शहबाज शरीफ जैसे लोग जिनके मुलाजमीन के अकाउंट में से कुक, माली, ड्राइवर के अकाउंट से अरबों रुपए पकड़े गए, आपके सामने है कि किस तरह से अदारों ने उन्हें बरी किया या उनके मुकदमा ख़त्म हो जाते हैं। तो यही वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं इमरान खान, या फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक की बात कर रहा है मेरा लीडर, और उसकी तहरीक लेके, जेल भरो तहरीक लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि आज जिसको भी पकड़ना हो पकड़ लेते हैं, बगैर वजह के पकड़ लेते हैं, बगैर सबूत के पकड़ लेते हैं। मकसद एक ही है, जेल में डाल दें, खौफ और हरासा में ला दें। आज इमरान खान के साथ खड़ा होना, इमरान खान का साथ देना जुर्म बन चुका है लेकिन पाकिस्तान में। लेकिन डार साहब, महसूस ही होता है कि जो जेल भरो तहरीक है उसमें जो गिरफ्तारियां आप लोगों ने प्रपोज की थी कि 200 गिरफ्तारियां रोजाना होंगी, लाहौर से भी कम गिरफ्तारियां हुई, पेशावर में तो किसी ने गिरफ्तारी ही नहीं दी। कल हमने देखा कि पिंडी के अंदर भी जो है वो बहुत महदूद 60-70 गिरफ्तारियां हुई। मुल्तान का मामला भी इसी तरीके से है। तो क्या आप नहीं समझते कि जेल भरो तहरीक उस तरीके से कामयाब नहीं हुई कि जिस तरह इमरान खान साहब के बयानिए इससे पहले कामयाब होते रहे? देखिए, ये आपका एक तज्जिया है। हम समझते हैं कि जितनी बड़ी तादाद में कारकुनान जेलों के बाहर जा रहे हैं, पहले तो अगर आप जेलों के ऊपर ही एक प्रोग्राम कर लें तो पाकिस्तान की जेलों की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जो मुजरम है उसके अंदर हैं या जेल में लोग हैं या जो कैदी हैं उनसे ज़्यादा हैं। तो इस खौफ से वो पकड़ ही नहीं रहे हैं। आपके कैमरा, न्यूज़ का कैमरा दिखाता है कि हज़ारों की तादाद में आ जाते हैं, वर्कर्स भी आ जाते हैं, कायदीन भी आ जाते हैं। रावलपिंडी में तो बकायदा इन्होंने पकड़ दकड़ करके कुछ हमारे वर्कर्स को सड़क पे उतार दिए कि भाई जेल में जगह नहीं है, उतर जाओ।
तो ये तो एक मकसद अब सबके सामने है। लोग जो आ रहे हैं वो जेल जाने के लिए ही आ रहे हैं ना। तो अगर वो ये पकड़ नहीं रहे या पकड़ के छोड़ रहे हैं तो फिर इनका काम है। आपका तो आपका जो क्या प्लान है आज डॉक्टर का, साहब, गिरफ्तारी के हवाले से आपका क्या प्लान है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या तरीकेकार बनाया हुआ है कि इमरान खान साहब भी गिरफ्तारी देंगे? देखिए एक तो जब भी सियालकोट की बारी आएगी, सियालकोट के हवाले से जिम्मेदारी दी जाएगी सियालकोट शहर से, तो इंशाल्लाह ताला हम पेश पेश होंगे। मैं तो वैसे जो आपको कह रहा हूँ कि एंटी करप्शन के मुकदमात का सामना कर रहा हूँ, प्री रेस्ट बेल पे हूँ हम्म। और अबूरी जमानत पे मैं वैसे ही बाहर हूँ, और इनके जबर का, इनकी जुल्म का सामना कर रहे हैं। तो जेलों में जाने से हम नहीं घबराते हैं। जेल में डालना है डाल भी दें इंशाल्लाह ताला। अपने कप्तान के साथ हम डट के खड़े हैं। अलबत्ता ये जिस तरह का इन्होंने सिलसिला शुरू किया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप को जैली मुकदमात में उलझाने का, उनको उन मुकदमात में मुलवस करने का, ताकि इमरान खान की ये जो तहरीक है इसे कमज़ोर किया जा सके, इसमें आप कह लें कि इसे एक डिलेइंग टैक्टिक्स हैं कि अब जैसे शाह कुरैशी साहब को पकड़ लिया, असद उमर साहब पकड़े गए हैं, दीगर लीडरशिप पकड़ी जा रही है। तो सोचना तो नहीं है। और अगला मैं समझता हूँ कि आने वाला अगला हफ्ता पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक डिफाइनिंग वीक है और फैसला कुन हफ्ता होगा अगला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चल रहा है, इलेक्शंस के हवाले से केसेस चल रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ जेल पर तहरीक आगे बढ़ रही है। तो पाकिस्तान की सियासत अब एक फैसला कुन मोड़ पे आ चुकी है। और अच्छा डॉक्टर इंशाल्लाह साहब, ताला अगर इसमें आपकी सारी जमात क़यादत भी होगी। गिरफ्तार हो जाएगी जिस तरीके से हो रही है, तो उसके बाद तहरीक कौन चलाएगा, मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि जो क़यादत की क्रीम थी, शाह महमूद कुरैशी साहब से लेके असद उमर साहब तक, असद उमर साहब से लेके आज़म सवाती तक, जहां पर भी आपके कायदीन गिरफ्तारी दे रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कारकुनान को जो है वो कभी 50 किलोमीटर बाद, कभी जो है वो 30 किलोमीटर बाद छोड़ दिया जाता है। तो अगर इस स्ट्रेटजी के साथ हुकूमत चलती रही, तो तहरीक का क्या होगा, इलेक्शन कैसे लड़ेंगे आप? देखिए ये तहरीक की ऐसी स्ट्रेटजी सेट की गई है कि अगले 3 माह भी हमें जेल भरो तहरीक को चलाना पड़ता है। तो मुख्तलिफ टीयर्स इसके बना दिए गए हैं। पहले टीयर में या पहले फेज में जो हमारी फर्स्ट टीयर लीडरशिप है वो अपनी गिरफ्तारियां दे रही है, कुछ कारकुनान साथ पकड़े जा रहे हैं। इसी तरह सेकंड टीयर लीडरशिप है, थर्ड टीयर लीडरशिप है, कारकुनान है। मैं समझता हूँ कि ये जो बेंच मार्क सेट किया है शाह कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने, जुल्फी बुखारी पकड़े गए हैं, दीगर कायदीन जो हमारे पकड़े गए हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सका, इन सब ने एक बड़ा जबरदस्त बेंच मार्क सेट किया वर्कर्स के लिए। अच्छा, इन्होंने पहले खुद गिरफ्तारियां दी हैं। ख्वाजा ये आसिफ नहीं हुआ साहब ने जब बड़ी तनकीद की है अदलिया के ऊपर कौमी असम्बली के अंदर खड़े होके। तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जब अदलिया या जजेस हमारी हदूद के अंदर आएंगे तो तनकीद भी होगी। तो आप समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तजावुज़ किया उस हद से कि जो सियासतदान के लिए मुतय्यन की गई है कि उसने इदारों पर तनकीद के लिए एक लिमिट से आगे नहीं जाना? देखिए ख्वाजा आसिफ पहले ही 2 नंबर तरीके के साथ पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। सारी कौम जानती है कि रिटायर्ड जनरल बाजवा को इलेक्शन की रात कॉल करके ख्वाजा आसिफ हारी हुई सीट जीत के पहुंचे हैं, और इसी मसखरेपन के लिए, इसी तरह की जोकरपन के लिए इनको पार्लियामेंट में पहुंचाया जाता है ताकि ये महसूस एजेंडे पे काम कर सकें। तो जिस मकसद के लिए ख्वाजा आसिफ को हारी हुई नशिस्त जीत की शक्ल में दी गई, वो सारा काम सर अंजाम दे रहे हैं। अगर ख्वाजा आसिफ में खुद थोड़ी सी शर्म और हया हो, एक तो वो इलेक्शन हार गए, चोर दरवाजे से पार्लियामेंट में पूछे, दूसरा रंगे हाथों पकड़े गए अकामा रखकर मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए, तो ऐसे शख्स की क्या बात करनी है जिसको खुद कोई शर्म और हया नहीं है कि तो उन्होंने मायूस किया इस सारी लूट मार के चक्कर में, मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में, अकामे के रख के सारे मामला कौम के सामने हैं इनके। तो ये फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला पीटीआई 3/4 अक्सरियत हासिल करके आ रही है, फिर इन सब का इंशाल्लाह ताला होगा एहतसाब, आप फिक्र नहीं करें। और ये जो मुकदमात बना रहे हैं ना ख्वाजा आसिफ, हम्म। इनको न्यू से मैं पैगाम दे देता हूँ कि ख्वाजा साहब आप तैयारी पकड़ो, उस्मान डार जेल में भी बैठ के आपका मुकाबला करेगा, छोड़ेंगे नहीं इन्हें, हर महाज पे इनका मुकाबला करेंगे हम। अगर ये समझते हैं कि इनको पकड़ा कर मंजर आम से हटा कर तो हम बड़े आराम से आगे चीजें मैनेज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे जो कायदीन है, आज इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, अगर वो जेलों में होंगे जेल पर तहरीक के हम्म। सिलसिले में, जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ेंगे हम। बिल्कुल ठीक है। हर एक चोर डाकू लुटेरे का मुकाबला करेंगे जेल के अंदर बैठ के जी, हम। डॉक्टर साहब आगे की तरफ मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा
कि इमरान खान साहब को नैब का एक नोटिस डिलीवर हुआ है, तो अगर नैब इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेती है तो क्या लाएमल आपका होगा? क्योंकि आप लोग तो पहले ही जेल भरो तहरीक के अंदर हैं, तो क्या इमरान साहब उसी तहरीक का हिस्सा बन जाएंगे, जेल भरो तहरीक का, या मज़ामत की जाएगी खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में? देखें, वो खान साहब हो चाहे मैं हूँ चाहे बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन हैं, जो भी हमारे ऊपर जैली मुकदमात बनाए जा रहे हैं, चाहे वो नैब के हैं, एंटी करप्शन के हैं, FIA के हैं, उसका तो हम भरपूर मुकाबला करेंगे, कानूनी महाज पे मुकाबला करेंगे। हमारे वकला जो है इंशाल्लाह ताला वो खान साहब का पूरा केस देख रहे हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कानूनी महाज पे लड़ रहा हूँ, जेलों में तो हम रजा कराना तौर पर वॉलंटियर अपने आप को जेल में भेज रहे हैं। हम झूठे मुकदमात में किसी सतह पे ना अपने लीडर इमरान खान को जेल जाने देंगे, ना हिरासत में आने देंगे, और ना ही क्या कहते हैं खुद जो हमारे कायदीन है, हम अपने मुकदमात का सामना करेंगे। अगर हमारे ऊपर उंगलियां उठी हैं, इल्जामात लगे हैं, तो हमारा काम है हम उसका दफा करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आखिरी एक चीज़ बताइएगा कि अगला मरहला क्या होगा तहरीक का? जेल भरो तहरीक के बाद भी अगर इलेक्शन की तारीख नहीं मिलती तो अगला मरहला क्या होगा? अब तो ज़ाहिर अदालतों के अंदर केस है, अगर अदालत से रिलीफ नहीं मिलता या अदालत वापस गेंद जो है वो सियासतदानों के कोर्ट में भेज देती है, तो क्या आपकी तहरीक यहीं पर ख़त्म हो जाएगी? इंतजार करेंगे इलेक्शन का? क्या सूरत हाल होगी? मेरा अभी तो आगे जेलों के बाहर कैंप लगने जा रहे हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट की सतह पे जाएगा, ये एक सिस्टम चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है सिलसिला। अगर अगर ये लोग समझते हैं कि हमें जेलों में डालकर इस जुनून को, जज्बे को ये रोक पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कौम जाग चुकी है, खौफ का बुत तोड़ दिया इन्होंने। अगर आप यहाँ आए, ज़बान पार्क आए, देखें किस जोश जज्बे के साथ कारकुनान यहाँ मौजूद है, रोजाना आते हैं। फिर मुल्तान में आज जो आप देख रहे हैं कारकुनान निकले हैं, रावलपिंडी में, पेशावर में, वो अलग बात है कि इनके पास जेलों में जगह ही नहीं है। अब सियालकोट की जेल जो है, इसमें 2,500 के करीब कैपेसिटी है सरकारी, ऑलरेडी 3200 के करीब लोग अंदर कैदी हैं, 700 पहले ही हैं। जेलर कह रहा है जी के सियालकोट में करो ही ना ये जेल भरो तहरीक, मेरे पास जगह ही नहीं है। मैंने जेलर को पैगाम भेजा है कि अगर आप कहते हो तो फंड रेजिंग कर लेते हैं सियालकोट शहर में, अब कमरे शमरे डाल दो, कोई टेंट लगवा देना, कोई मसला नहीं है, हमें कोई कमरे नहीं चाहिए। तो मकसद ये पहले जेलों के इनके हालात हैं। हजारों की तादाद में लोग जेल बरो तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं, जेल जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारे जज्बे को नहीं हरा सकते, ये हमारी जुनून को शिकस्त नहीं दे सकते। अब बात बहुत आगे निकल गई, अब खौफ के बुत टूट चुके हैं। बिल्कुल ठीक है उस्मान डार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने सियासी मामलात के ऊपर भरपूर जो है वो रहनुमाई भी की और नज़र भी डाली। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ मईशत की तरफ चलेंगे, क्योंकि मईशत का हाल बहुत पतला है, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम के नतीजे में सियासत का हाल पतला है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आबिद सुलेरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, हम जो है वो शरह सूद में इजाफे के लिए रजामंद हो गए IMF के साथ, तकरीबन कोई 2% की तला है। तो अब ये शरह सूद जब एक हाई लेवल के ऊपर चले जाएगी तो कारोबारी सरगर्मियाँ मुल्क में कैसे चलेंगी? IMF एक तरफ हमें कहता है कि शरह सूद बढ़ाएं, यानी कि हम अपनी तमाम कारोबारी सरगर्मियों को, जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मुझे समझ में आता है कि कारोबारी सरगर्मियाँ रुक जाती हैं, मुंजमद हो जाती हैं। इतने ज़्यादा रेट के ऊपर जो है वो लोन नहीं लिया जाता, इतने ज़्यादा रेट के ऊपर नया कारोबार नहीं शुरू किया जाता। तो अगर ये सूरत हाल होगी तो हम कर्ज वापस करने के लिए, मुल्क में मईशत को चलाने के लिए किस तरीके से जो है वो मामलात आगे लेके चलेंगे? देखिए फवाद, ये इस वक्त काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। शरह सूद में इजाफा अमूमी तौर पे इन्फ्लेशन को रोकने के लिए किया जाता है। यानी ये एक थ्योरेटिकली ये होता है कि जी चूँकि लोगों के पास पैसे की सर्कुलेशन ज़्यादा हो गई है, इससे शरह सूद जो है वो बढ़ा दिया जाए ताकि जो लोगों की मांग है वो कम हो सके। पाकिस्तान के केस में शायद ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल इसलिए नहीं होता कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे के गाड़ी से लेके आपके घर के फर्नीचर से लेके मकान, बच्चों की तालीम, हर चीज़ जो है वो लोन पे ली जा रही होती है फाइनेंसिंग के ज़रिए। वहाँ पे शरह सूद जब बढ़ाया जाता है तो जाहिर है कि डिमांड जो है फौरी तौर पे कर्टेल होती है, इकॉनमी सारी वो क्रेडिट पे चल रही होती है। हमारी इकॉनमी जो है वो कैश पे चलती है ज़्यादातर, और अगर हम जो खरीदो फरोख्त भी कर रहे होते हैं तो उसमें भी कैश का आंसर या जो आपको लमसम पेमेंट का आंसर जो है वो खा वो बैंकिंग चैनल से हो, वो ज़्यादा होता है। तो एक तो जो इस पे आर्गूमेंट दिया जा सकता है कि शायद
शरह सूद बढ़ाने से महंगाई जो है उसमें कमी नहीं आएगी। जो इस पर दूसरा आर्गूमेंट है वो ये है शरह सूद बढ़ाने के खिलाफ कि हमारे यहाँ जो बिजनेसेस हैं वो भी आप देखें कि ज़्यादातर वो लोगों के पास जो रनिंग कैपिटल है उसी से वो कर रहे होते हैं। बहुत कम इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि बैंक से क्रेडिट लेके अपने बिजनेसेस जो हैं वो कर रहे हों। तो जो प्रैक्टिकली स्पीकिंग शायद महंगाई के लिए तो बहुत ज़्यादा ये कारआमद नुस्खा साबित नहीं होगा कि 20% पे शरह सूद को ले जाया जाए, लेकिन ऑन द अदर हैंड स्टेट बैंक के पास यही दो टूल होते हैं। अगर आप शरह सूद नहीं बढ़ाता स्टेट बैंक तो फिर जो रुपए की कद्र है उसमें कमी आती जाएगी, चूँकि या तो आप शरह सूद बढ़ाता है स्टेट बैंक और उससे वो सर्कुलेशन ऑफ मनी को कर्टेल करने की कोशिश करता है, या रुपया डेप्रिशिएट होता है। और हम देख चुके हैं कि रुपया ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका। इस वक्त रुपये को स्टेबल करने के लिए शायद जो दूसरा टूल है स्टेट बैंक के पास वो यही है कि शरह सूद को बढ़ा दिया जाए और उससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो है मैक्रो लेवल पे वो लाने की कोशिश। एक जो आपको लेंडर है वो सिर्फ कर्जा दे सकता है, वो आपके हिस्से का आके इस्लाहात नहीं कर सकता। इस्लाहात तो हमें खुद करनी है। तो चॉइस बड़ी सीधी सी है कि या हम अगले 4-5 साल इसी तरह से IMF के मकरूज रहें, कशकोर उठाए रखें और मुख्तलिफ जो कड़ी शराइत हैं वो पूरी करते रहें, जिससे कि अगेन कोई भी हुकूमत होगी वो उसकी पॉपुलैरिटी वो खोती रहेगी। और इसमें ये विशेष साइकिल होता है। इवन अपोजिशन जो है, कोई भी अपोजिशन हो, IMF प्रोग्राम को जब वो अपोज करती है, कल को जब वो हुकूमत में आती है तो उसको खुद इसी IMF प्रोग्राम को चलाना पड़ता है। तो या सियासतदान ये कर ले या फिर वो इन इस्लाहात को होलहार्टेडली अमल कर ले। और ये जो मैं बंजर ज़मीनों की आबादकारी की बात कर रहा हूँ, इसको हमें थोड़ा सा सीरियस थॉट देनी चाहिए कि वहाँ पे हुकूमत, हमारे जो अस्करी अदारे हैं, हमारा प्राइवेट सेक्टर है, इन सबको मिलके, यानी आपके पास इस वक्त लाखों एकड़ जो है वो गैर आबादकार पड़े हैं। अच्छा, और उन पे कोई भी इसलिए नहीं जा रहा कि प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे नहीं है, उनको प्रॉफिटेबल बनाएं। एक आखिरी चीज का मुझे जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक तासुर यह है कि पाकिस्तान चाइना पे बहुत ज़्यादा निसार कर रहा है, चाइना से बहुत ज़्यादा कर्ज ले रहा है, और चाइना के जो कर्ज है वो कलील मुद्दती हैं, यानी कि साल में, 1.5 साल में, 2 साल में हमें वापस करना पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी मईशत के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी कर्जे लेके वापस करते हैं। तो ये थॉट जो है, इसको किस हद तक आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमें किसी पे भी डिपेंडेंसी जो है वो किसी एक जगह पे वो कम करनी होगी, खा वो चाइना है, वो सऊदी अरेबिया है, वो कतर है, वो IMF है। चाइना का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, चाइना ने सन 2000 से कर्जे देने शुरू किए और इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा लेंडर है स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। और चाइना ने अभी तक अपने कर्जे कहीं भी राइट ऑफ नहीं किए। तो अगर आप ये समझते हैं कि चाइना से कर्जे लेके और फिर उससे माफ करवा लेंगे तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ना श्रीलंका में ऐसा मॉडल हुआ, ही नहीं है वो, ना ज़ाम्बिया, घाना में ऐसा हुआ, उनका मॉडल ही नहीं है। जाहिर है कि वो कोई मल्टीलैटरल अदारा नहीं, वो एक मुल्क है, और मुल्क जो है वो आपको वक्ती तौर पे रिलीफ तो प्रोवाइड कर सकता है, वो ये नहीं कर सकता कि आपको वो इनडेफिनेट कर्जे देता चला जाए और वापस भी ना मांगे। तो हमें इस मॉडल को देखना होगा कि चाइना के कर्जे आप उनके रोल ओवर तो ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कर्जे वापस करने। जी, बहुत शुक्रिया। आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर साहब, एक खबर आई है कि दिफाई अखराजात में भी पाकिस्तान ने कमी का फैसला किया है। हुकूमत भी कहती है कि हम बचत करेंगे, तो ये बचत स्कीमें हों, दिफाई अखराजात में कमी की जाए, मीटिंग्स फिजिकल के बजाय ऑनलाइन की जाए, तो ये सारी सूरत हाल अगर पाकिस्तान की हुकूमत करे और तमाम इदारे उसके साथ मिल जाएँ, तो आपको लगता है कि मईशत के अंदर कोई बेहतरी आएगी? IMF हमसे राजी हो जाएगा, इत्मीनान में रहेगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्रॉब्लम पाकिस्तान के गवर्नमेंट की ये है कि ये जरा थोड़े से स्लो हैं। इनको बात थोड़ी देर में समझ आती है। अगर आप मेरे प्रोग्राम देखते रहे हो या मेरी चीजें देखते रहो, ये सारी बातें मैं बहुत अरसे से पहले कर रहा हूँ कि मार्केटें बंद करें, अपना ये सब कुछ। मगर मुझे ये समझा दे जरा कि आप कह रहे हैं कि मिनिस्टरों के पास गाड़ी नहीं हो, मगर मिनिस्टर 75 होने चाहिए, ये कह रहे हैं आप। समझाएं ना मुझे ये बात। और आप मुझे ये समझाएं कि इस वक्त पूरे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास कितनी गाड़ियां हैं। और मुझे ये बताएं कि ये जो पॉलिटिकल लीडर जब ये ट्रैवल करते हैं तो इनके पास जो 12-12, 8-8 गाड़ियां जो सिक्योरिटी की चलती हैं, वो किस खाते में चल रही है, वो खर्चा किस खाते में जा रहा है। अगर वो उनको अपनी सिक्योरिटी नहीं है तो वो सड़क पे नहीं आए। बिल्कुल ठीक है। अगर उनकी सिक्योरिटी नहीं है तो आप सड़क पे क्यों आते हैं? वो नहीं आए सड़क पे, वीडियो से काम करें।
तो ठीक है, मगर ये जो बात कॉन्सेप्चुअली कर रहे हैं, ठीक है, फेयर एनफ, आई एग्री विद दैट। अच्छा शब्बर साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है कि पाकिस्तान को हो सकता है कि जून जुलाई में जाके दोबारा जो IMF प्रोग्राम की ज़रूरत पड़े, और उसके बाद अगले 2-3 साल हमें सूरत हाल ऐसी नज़र आती है कि पाकिस्तान कर्जे जब वापस करेगा तो उसके बाद पाकिस्तान को फिर डॉलर्स की ज़रूरत होगी। तो आपको अगले 3-4 साल सर्वाइवल कैसे लग रहा है? मेरी एक बात सुनो, तुमसे किसने कहा है कि पाकिस्तान के IMF के प्रोग्राम जाने के बाद डॉलर की जरूरत नहीं होगी? वो भाई IMF तो सिर्फ 1 बिलियन दे रहा है, डॉलर तो हमें 35 बिलियन चाहिए अगले 3 साल के अंदर। तो IMF तो अगले 5 साल के लिए आना ही आना है, और उसके अलावा भी कहना है, IMF के बाद भी डिफॉल्ट हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ, अनलेस कि हमने अपने आप को सही नहीं किया तो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ शब्बर साहब, इसमें कोई ब्लेसिंग हमें नजर आती है कि IMF का प्रोग्राम होगा, एक सख्त चेक हमारे ऊपर होगा, हम गैर जरूरी तौर पे चीजें नहीं कर सकेंगे, तो इससे कोई फायदा होगा हमें? नहीं, कोई, देखिए बात ये कि आप बाहर वाला कुछ नहीं कर सकता, अगर आपने खुद नहीं करना तो आप ये जो अभी इन्होंने अभी किया है, क्या हुआ? अगर आप 17 से 18% टैक्स कर देंगे तो टैक्स तो नहीं हुआ ना ये। तो अगर IMF के नुस्खे को, अगर आप IMF कह रहा है कि दवा को आप रात को खाओ और आप दवा को सुबह खा लोगे, तो यही होगा ना। हमारा तो पोजीशन ये है कि वो दवा कहता है दवा आप रात को खाएं, आप सुबह खा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सियासी अदम इस्तेहकाम कितना नुकसान पहुंचा रहा है शब्बर साहब हमें? यार सियासी ताल्लुक, मेरे जाती हिसाब से सियासी इशू है, वो इरेलेवेंट है। अगर ज्यादा आगे पीछे हुआ भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माशी हालात जो हैं वो हमारे काबू में नहीं है। लेकिन शब्बर साहब, माशी हालात से मुराद ये है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पे इस्लाहात की जरूरत है, प्रोटेक्शन बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरह से आपने भी फरमाया कि पाकिस्तान को आने वाले 3-4 साल में ठीक ठाक कर्जे वापस करने हैं, तो पाकिस्तान को बेतहाशा पैसों की जरूरत है, डॉलर्स की जरूरत है। तो ये कैसे होगा सब कुछ? देखिए, मैंने कहा ना, ये मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा, अनलेस के हम एक बहुत बड़ा इनकलाबी फैसले करें, जो कि मुझे पॉलिटिकल सिस्टम में नजर नहीं आ रहे। तो जब ऐसी चीजें, ऐसे हालात आते हैं, तो खुद ब खुद चीजें नेचुरल कोर्स में आती हैं। ये जो आज का स्ट्रक्चर है, ये चलेगा नहीं। अब ये किस तरह रीएडजस्ट होगा, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो फिर कुछ चीजें ज्यादा बात हो जाएगी मेरी। लेकिन शब्बर साहब, क्या क्या चीजें ऐसी हैं कि जो फौरी करने की हैं? देखें ना, अगर कहीं से हम सिरा पकड़े तो किन चीजों को करना चाहिए? फौरी करने की चीजें बड़ी ज्यादा, सारे दुकानदारों को टैक्स देना चाहिए। आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। माफियाज खड़ी हो जाती हैं तो गोशवारे भरने के लिए तैयार नहीं है। बंद कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, एहतजाज शुरू हो जाता है। बातें क्यों कर रहे हो फिर? तो शब्बर साहब, कहीं से तो शुरू करेंगे ना, इस तरीके से तो डिफॉल्ट कर जाएंगे। डिफॉल्ट तो बल्कि आपने जिस तरह से कहा था, ख्वाजा आसिफ ने उसकी तायद कर दी कि डिफॉल्ट तो हम कर चुके हैं, अब तो हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं किए। ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो यार? 100 दफा मैं कर चुका हूँ, मेरे से क्यों पूछ रहे हो ये बात? ये मेरे से क्यों पूछ रहे हो कि जिन्होंने करना है उनसे पूछे ना। अच्छा शब्बर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान अब दोबारा जब IMF प्रोग्राम के अंदर जाएगा तो मजीद शराइत के साथ जाएगा। तो मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था कि IMF के प्रोग्राम में होते हुए हमें फायदा नहीं है कि हम अपने हाउस को इन ऑर्डर कर लेते हैं? नहीं, देखिए मेरा बात है, IMF के प्रोग्राम में रहते फायदा मेरा आपको, फिर आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना IMF के प्रोग्राम को। मैं तो ये कह रहा हूँ, IMF का प्रोग्राम होगा, उसके बावजूद भी पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाएगा 2024-23-24 में, चाहे कोई भी हो। बात नहीं आई आपको, शायद अभी भी समझ नहीं आई। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। अच्छा शब्बर साहब, तो डिफॉल्ट से बचें कैसे? डिफॉल्ट से बचने के लिए इंसान बनना पड़ेगा। इंसान बनने को अब तैयार नहीं है। तो अगर इंसान बनने की ख्वाहिश पैदा हो जाए तो क्या करें? तो अब मैंने बताया ना कि आप अपने आप बाजार 6 बजे बंद करें, सारे रिटेलर्स को टैक्स करें, डॉक्यूमेंटेशन करें, मिनिस्टरों की तादाद 75 से 5 करेंगे आप? मुश्किल होगा शब्बर साहब। इंडिया से दोस्ती करें, आगे सुने, चाहते हैं आप? करेंगे? मुश्किल होगा, करेंगे? अच्छा शब्बर साहब, डॉलर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं डार साहब बार बार, इस दफा फिर गैप बढ़ना शुरू हो गया अभी कुछ दिन ठीक होने के बाद। सामने नहीं लो, आगे चलो। अब डॉलर का क्या होगा? सुना ब्लैक मार्केट डॉलर की फिर शुरू हो गई है। आगे चलो भाई, इससे मैं इनके बारे में बात नहीं करना चाहता, आगे चलो। अच्छा, हम चाइना से कर्जे लेते हैं, चाइना का कर्जा हमें बड़ी महदूद मुद्दत के लिए मिलता है, कलील मुद्दत के लिए मिलता है, और चाइना का कर्जा कभी राइट ऑफ भी नहीं होता, वेव ऑफ भी नहीं होता। तो क्या पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंच रहा है चाइना से कर्जा लेने की वजह से? बिल्कुल। देखिए मेरी बात सुने, देखो कर्जा तो किसी का भी अच्छा नहीं होता ना यार। देखिए बात ये नहीं है, पहले आप लोग सारा ये रियलाइज करो कि आपकी स्टेट की आज हालत क्या है। पहले अपनी चीजों को सही करो, आपकी गवर्नमेंटों का लेवल देखो, आपके मिनिस्टरों की तादाद देखो, आपके लोगों की चीजें हुलिये देखो,
तो इसके साथ तो नहीं चल सकता ना। आप जरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स को गौर करो, जो पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के साथ कर रही हैं वो अभी तक इसी बात पे नहीं आएंगे। इलेक्शन की पावर कराने की पावर, सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई 9 नवंबर की बेंचेस अभी ये फैसला कर रही है सो मोटो। मतलब हमारा तो हर मैटर दुनिया, हमारे पाकिस्तान में तो हर मैटर जाके सुप्रीम कोर्ट पर सेटल होता है ना। तो मुझे आप ये बता दें, जब कौम की पूरी प्रायोरिटीज ये मईशत है ही नहीं तो फिर कैसे मईशत सही होगी? मुझे बता दें। क्या आप देख लें, क्या अपोजिशन की पूरी वो देख लें, उनकी जो बातें हैं और गवर्नमेंट की सारी बातें देख लें, वो सिवाय एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के कुछ और काम कर रहे हैं? मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शब्बर साहब, ये फरमाइएगा कि शरह सूद जो है एक आदमी लैब में मुजरिम होता है, वो आज वो शहीद बन जाता है, कल वो जो अगला वाला शहीद होता है वो फिर मुजरिम बन जाता है। तो ये खेल ऐसे नहीं चल सकता ना यार। कल तक जो लोग बिल्कुल मुजरिम थे वो आज बिल्कुल शहीद हो गए। अब जो आज शहीद है वो कल मुजरिम हो जाएंगे, फिर कल एक मुजरिम आएगा वो शहीद हो जाएगा। ऐसे थोड़ी चल सकता है यार। अब लोगों का अपने इदारों पे से एतमाद खत्म हो गया है। कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि कोई सियासी लीडर अपने 2 सिटिंग जज के खिलाफ, इनमें से एक जज चीफ जस्टिस बनने वाला है, नाम लेके उसको कर रहा है? ये ऐसा होता है किसी मुल्क में? बिल्कुल भी नहीं। तो आप कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर रहा है? तो नहीं, मईशत को तबाह नहीं कर रहा। वो तो उनका तो खेल है, उनके लिए तो ये खेल है भाई। वो तो खेलने के लिए आए हुए हैं ना। आम आदमी को तबाह कर रहा है। मईशत तो सेकंड, आम आदमी उनकी तो ठीक है, अच्छे कपड़े पहने, अपने तैयार हुए, गाड़ियों में बैठे, 25 गाड़ियों में बैठ के तकरीर की, वापस आ गए। इसी तरह दूसरी वाले भी चले गए, वो भी आके चले गए। ये तो खेल, उनका खेल चल रहा है, आम आदमी तबाह हो रहा है। अच्छा और आप भी उस खेल के अंदर शामिल हो जाते हो। कभी उनकी बयान जारी करते हो, कभी इनका बयान जारी करते हो। हमारा काम तो शब्बर साहब खबर पहुंचाना है ना। आप जिसकी भी खबर हो पहुंचाना तो पड़ेगी ना। क्या खबर पहुंचाना हमारा काम है ना, हम तो खबर पहुंचाएंगे ना शब्बर साहब, किसी की भी हो। नहीं, मेरी बात सुने, आप इनको इग्नोर किया करें ना। मैं आपको सजेस्ट करूं, आप ये इनको पॉलिटिकल पार्टीज को इग्नोर करें और आप ये बताएं कि इंडिया ने कैसे तरक्की की, बांग्लादेश ने तरक्की कैसे की, चाइना ने, ये कंपेरिजन आप कभी नहीं देते। आप वो आपस में लड़ाते रहते हो कि पीएमएल ने ये किया, पीपल्स पार्टी ने ये किया। ये तो आप लोग, मीडिया की भी खराबी है ना। मीडिया भी तो अनएजुकेटेड है ना। बिल्कुल ठीक है कि इंडिया तरक्की कैसे कर रहा है। इंडिया की आपने तरक्की की कभी कोई रील चलाई? बांग्लादेश की कोई रील चलाई? कोई चाइना की कभी रील चलाई? आप तो वही कभी राना सनाउल्लाह, कभी फवाद चौधरी, कभी असद उमर, यही लगे हो ना। तुम्हारा क्या है, तुम लोग कर क्या रहे हो? अच्छा शब्बर साहब, ये फरमाइएगा कि शरह सूद में हम इजाफा करेंगे, उसका मईशत को क्या नुकसान होगा? महंगाई कम होगी, बढ़ेगी, क्या होगा हमारे साथ? बात सुनो, जब आप तबाही की रूट पे चले जाते हो ना जी, आप तबाही की रूट पे चले जाते हो, फिर उसके अंदर कोई, जब एक दफा पत्थर पहाड़ी से गिरना शुरू होता है ना, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस वक्त हम लुढ़क रहे हैं, आप ये कहते हैं? जी, हम लुढ़क रहे हैं, इसका मतलब क्या कह रहे हैं? आपने कहा ना कि पत्थर पहाड़ी से गिरता है, तो यानी कि हम लुढ़क रहे हैं, गिरने की तरफ, नीचे की तरफ जा रहे हैं। हम लुढ़क रहे हैं, रोकने वाला कोई नहीं है हमें। तो आपको नजर आ रहा है कुछ? लेकिन शब्बर साहब, किस तरीके से चलेगा मामला? फिर ये तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, लोग सड़कों पे निकल आएंगे, एक दूसरे का गिरबान फाड़ेंगे। अगर डिफॉल्ट कर जाएगा तो कौन सा तूफान आ जाएगा? कर्जा कोई नहीं देगा शब्बर साहब उसके बाद हमें। क्या कर्जा कोई नहीं देगा उसके बाद? हम इंपोर्ट कैसे करेंगे? तेल कैसे मंगाएंगे? नहीं, तो जितने का इंपोर्ट है तक एक्सपोर्ट हो जाएगा। डिफॉल्ट का मतलब समझ आता है आपको क्या होता है? डिफॉल्ट का मतलब ये है कि हम इनकार कर दें, कर्जे नहीं दे सकते। मेरी बात सुनो। हाँ, आपकी 60 बिलियन की एक्सपोर्ट है ना, 60 बिलियन की एक्सपोर्ट है और 60 बिलियन का आपके पास टोटल इनफ्लो है ना डॉलर का। बिल्कुल। जितनी एक्सपोर्ट होगी इतनी इंपोर्ट होगी। इंसान बन जाओगे तुम सब। बिल्कुल ठीक है। इंसान बनने का तरीका ये, इंसान बनने का बिल्कुल आपने ठीक तरीका बताया है। और हकीकत यह है कि शब्बर साहब, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। इख्तिताम नाज़रीन इसी बात पे करेंगे। शब्बर साहब ने कहा कि अपने हाउस को इन ऑर्डर जब तक नहीं करेंगे, अपने मामलात को, अपने खर्चों को जब तक कम नहीं करेंगे, उस वक्त तक मुल्क की मईशत ठीक नहीं होगी, महंगाई कम नहीं हो सकेगी। हालात आगे और ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रहे हैं। हालात को बेहतर करना है तो अपने हाउस को इन ऑर्डर करना पड़ेगा, अपने आप को अभी से सुधारना पड़ेगा। याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।